हेलो एवरीवन, द डिग्निटी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो है इससे पहले की वीडियो में संविधान और संविधान की प्रस्तावना और उसके स्रोत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामों में आ सकते हैं, आ चुके हैं, हमने उनकी चर्चा की थी एक वीडियोस में। अब हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी प्रश्नों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार जब हमारा ये टॉपिक हो जाएगा उसके बाद हम अपने डिस्क्रिप्टिव टॉपिक की तरफ चलेंगे, फिर हम चीजों को डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम एक बार प्रश्नों को पूरी तरह से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट पर आएंगे। दोनों तरह से आपका जो है आपकी तैयारी चलेगी। पहले हम प्रश्न भी देखेंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव देखेंगे, फिर प्रश्न देखेंगे। तो आज का ये जो सेशन है वो कल के सेशन से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है इससे पहले जो रिकॉर्डेड वीडियोस द डिग्निटी चैनल में आपकी अपलोडेड हैं, आप उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रह जाए, क्योंकि आपका समय बहुत अमूल्य है और अगर आप अपना समय दे रहे हैं तो उसका वास्तविक रूप में कोई प्रोडक्टिव एक प्रकार से काम होना चाहिए। ठीक है, अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और द डिग्निटी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जो है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस समय पर उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज की महत्वपूर्ण कड़ी जो है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनको देखना प्रारंभ करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है, निम्नलिखित का मिलान करें। है ना, मतलब कौन सा विषय हमने कहां से ग्रहण किया है वो आपको देखना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कानून का शासन, दूसरा निदेशक सिद्धांत, तीसरा समवर्ती सूची, चौथा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। 4 चीजें हैं, है ना। संविधान की विशेषताएं, उसके अंतर्गत कानून का शासन, निदेशक सिद्धांत, समवर्ती सूची, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या रोका जाना। निलंबन का अर्थ होता है रोका जाना। अब आपका सूत्र कहां से, मतलब कहां से हमने इन्हें डिराइव किया है, कहां से हमने इन्हें लिया है। पहला है जर्मनी के संविधान से, जिसे वाइमर संविधान कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, आयरिश या आयरलैंड के संविधान से भी कह सकते हैं, आयरलैंड, और ब्रिटिश संविधान से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सी चीज किस देश से ली गई है। आपके सामने ऑप्शंस हैं और आपको ऑप्शन टिक करना है। पहला ऑप्शन है 4 2 1 3, है ना। दूसरा 4 3 2 1, 2 3 4 1 और 2 1 4 3। भाई बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को तो ऐसे चुटकियों में उड़ाना है आपको, है ना। अब देखिए, हम अगर यहां पर चर्चा करें, आप अपना जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कानून का शासन या विधि का शासन जो है वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से, मतलब पहले का चौथा चाहिए, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है ना। दूसरा निदेशक सिद्धांत, ये हमने लिया है आयरिश से, मतलब दूसरे का या सेकंड का आपका जो है 3rd नंबर चाहिए, मतलब अब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, मतलब बी वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, मतलब सी का 3रा नंबर आपका जो है, सी का 3rd नंबर आपका, या सॉरी सी का 2nd नंबर आपका, मतलब ये वाला बिल्कुल सही चल रहा है। और आपातकाल मतलब जर्मनी, और मतलब इसका सही आंसर हुआ बी। ठीक है, सही आंसर क्या हुआ? बी हुआ। 4 3 2 1। कानून का शासन ब्रिटिश से, निदेशक सिद्धांत आयरिश संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और आपातकाल के दौरान जर्मनी से। ठीक है, ये पहला प्रश्न। अब इससे आगे बढ़ते हैं दूसरा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं और उनके स्रोत गलत सुमलित है, है ना। हमेशा याद रखिएगा, जो शब्द होता है उसको पकड़कर चलना है। सही सुमलित है या गलत सुमलित है, मतलब मिश्रण कैसा है वो आपको देखना है। भाई न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का मतलब आपका जो है, अगर आप देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय या देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट के अंतर्गत अनुच्छेद 226, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों जो इन दोनों न्यायालयों को शक्ति देते हैं कि कोई भी ऐसा कानून जो संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचाए, मौलिक अधिकारों का हनन करे या उसका अल्पीकरण करे, तो उसे ये दोनों न्यायालय, या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट, अपनी शक्ति का प्रयोग करके असंवैधानिक घोषित कर दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दें। उसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा।
ठीक है। समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची मतलब एक ऐसी सूची है जो आपकी अनुसूची 7 में दी गई है। 3 सूचियों में से एक है, पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची, है ना। संघ सूची में आपके 97 विषय थे, अभी 100 हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, अभी 61 हैं। समवर्ती सूची में 47 थे, अभी 52, है ना। ये वो विषय हैं दोस्तों जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। संघ सूची में, राज्य सूची में अधिकार है राज्य सरकार के पास, और समवर्ती सूची में अधिकार है केंद्र और राज्य दोनों के पास। उदाहरण के लिए शिक्षा, पर्यावरण, पर्यावरण से जुड़े जीव जंतु, नाप तौल, ये ऐसे विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो वो है आपकी समवर्ती सूची। निदेशक सिद्धांत ऐसे आपके निर्देशक तत्व हैं जब राज्य या सरकारें कानून बनाती हैं तो उन्हें कुछ निर्देश दिए जाते हैं, गाइडलाइन दी जाती है ताकि वो उन निर्देशों को अपने कानूनों में शामिल करें, ताकि भारत एक कल्याणकारी राज्य बने, क्योंकि जनता का कल्याण करना भारत सरकार का परम उद्देश्य है। तो जिस प्रकार से आप एक गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते समय आपको एक निर्देश मिलता है कि हेलमेट पहनना है, गाड़ी की स्पीड इतनी रखनी है, लेफ्ट साइड में चलाना है या राइट साइड में चलाना है, उसी प्रकार से आपका जो है निदेशक सिद्धांत सरकार के लिए एक आपका बुक है जो बताता है कि कानूनों में ये शामिल करना है, इस प्रकार से कार्यक्रम करना है, तो वो निर्देशक सिद्धांत है। और मौलिक अधिकार अगर देखे जाए तो ऐसे अधिकार जो भारत का संविधान भारत के नागरिकों को देता है ताकि वो अपना संपूर्ण विकास कर सकें। क्या कर सकें? संपूर्ण विकास कर सकें, जो उन्हें बहुत ज्यादा नेसेसरी है विकास करने के लिए, उन्हें कहा जाता है मौलिक अधिकार, मतलब मूल अधिकार। ठीक, अब इनमें से हमने कहां से क्या क्या चीजें ली हैं वो देखिए भाई। यहां पर लिखा है न्यायिक समीक्षा ब्रिटिश संविधान से, दूसरा समवर्ती सूची ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, निदेशक सिद्धांत जो है वो आयरिश या आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार अमेरिका से। तो इसमें से हमें क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना है। तो आप अपना ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। भाई मौलिक अधिकार जो है वो तो अमेरिका से है, बिल्कुल सही बात है। निदेशक सिद्धांत आयरलैंड से है, ये भी बिल्कुल सही बात है। समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है, ये भी पूरी तरह से सही है। न्यायिक समीक्षा गलत है, ये न्यायिक समीक्षा भी कहां से ली गई है? अमेरिका से। याद रखिएगा, न्यायालय से जुड़ी हुई जितनी शक्तियां हैं वो अमेरिका से ली गई हैं, संसद से जुड़ी जितनी शक्तियां हैं वो ब्रिटेन से ली गई हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं दूसरे से आगे, है ना। कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि हाँ हमारा भी यही जवाब आया है, ऐसा नहीं कि बस मेरे ही जवाब आते जाएं। ठीक है, आपका भी जवाब आना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लासेस हैं ये आपके लिए हैं, ताकि आप अपना एवोल्यूशन कर सको, अपने आप को एवोल्यूट कर सको कि भाई क्या चल रहा है आपके जीवन में। ठीक है ना, पढ़ाई सही चल रही है या नहीं चल रही। नेक्स्ट, किस संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली की भारतीय अवधारणाओं को प्रेरित किया है? कानून का शासन मतलब विधि का शासन, कानून का शासन मतलब विधि का शासन। ठीक है, और संसदीय प्रणाली का मतलब शक्ति के 3 हिस्से। संसदीय प्रणाली मतलब शक्ति के 3 हिस्से, जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, है ना। 3 हिस्से हैं। ये संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि शक्ति को तोड़ा जाता है। कार्यपालिका मतलब काम करने वाले, विधायिका मतलब कानून बनाने वाले, और न्यायपालिका मतलब न्याय प्रदान करने वाले। विधि का शासन मतलब देश में नरेंद्र मोदी शक्तिशाली नहीं है दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री पद शक्तिशाली है, जिसमें वर्तमान माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। और वो पद शक्तिशाली किसने बनाया है? इस कानून ने बनाया है या संविधान ने बनाया है। तो भारत में कोई व्यक्ति शक्तिशाली नहीं है, बल्कि कानून है, क्योंकि भारत में किसी व्यक्ति की सरकार नहीं, कानून की सरकार। आई बात समझ में? आप अगर गाड़ी चलाते हैं और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो वो व्यक्ति चालान इसलिए काट रहा है क्योंकि हेलमेट पहनना अनिवार्य है, इसका कानून है, और आपने कानून तोड़ा है, ना कि उस व्यक्ति के आपका जो है व्यक्तिगत किसी कारण से वो आपका चालान काट रहा है। नहीं, आपने कानून तोड़ा है इसलिए वो व्यक्ति आपका चालान काट रहा है। और इसीलिए भारत में किसका शासन है? विधि का। तो ये 2 चीजें हैं, विधि का शासन और संसदीय प्रणाली, और ये दोनों चीजें भारत में जो संविधान में शामिल हैं ये
कहां से ली गई हैं? 4 ऑप्शन है, अमेरिका, ब्रिटिश, कनाडा, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आपको जवाब बताना है कि इन चारों में से हमने कहां से ये चीज ली है, अमेरिका से, ब्रिटिश या ब्रिटेन से, कनाडा से या चारों में से। ठीक है, जल्दी से बताइए कि भाई इन चारों में से हमने कहां से ये लिया है, अमेरिका, ब्रिटिश संविधान, कनाडा, उपरोक्त सभी। भाई आपको जो है, आपके पास 5 मिनट का या 5 सेकंड का समय मैं देता हूं आपको, है ना। 5 सेकंड के अंदर अंदर अब बता दीजिए। तो 5 सेकंड आपके काउंट होते हैं, 1 2 3 4 और 5, है ना। अब देखिए इसका जवाब है कि हमने ये दोनों व्यवस्था ली है कहां से, ब्रिटिश के संविधान से, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इससे पहले आपको बताया था कि न्यायपालिका से जुड़ी हुई चीजें हमने अमेरिका से ली हैं और संसद से जुड़ी हुई चीजें हमने कहां से ली हैं, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न संख्या में हैं हम, है ना। चौथा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से मिलती जुलती है? ठीक है, मतलब अब हमें देखना है कि हमारे और अमेरिकी संविधान में क्या क्या समानताएं हैं। पहला, लिखित संविधान, दूसरा, सरकार का संघीय रूप, तीसरा, मौलिक अधिकार और चौथा, सरकार का संसदीय रूप। ठीक है, मिलती जुलती नहीं है। यहां पर ऑप्शन एक आपका जो है वर्ड इधर उधर हो गया है, वो है नहीं। तो आपको जो नहीं मिलता है वो ढूंढना है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से हमारे इन 4 पॉइंटों में कौन सी चीज नहीं मिलती है वो आपको देखनी है। पहला, लिखित संविधान, दूसरा, सरकार का संघीय रूप, तीसरा, मौलिक अधिकार और चौथा, सरकार का संसदीय रूप। अब देखिए इन 4 चीजों की बात की जाए तो लिखित संविधान अमेरिका का भी है और भारत का भी है, दोनों का, है ना। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है ना। सरकार का संघीय रूप हमारा भी है, भाई हमने शक्तियों को 2 भागों में बांटा है, केंद्र और राज्य में। उसी तरह से अमेरिका ने भी शक्तियों को 2 भागों में बांटा है, केंद्र और राज्य में, है ना। उसके बाद मौलिक अधिकार, भाई अमेरिका में भी मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसी तरह से हमारे पास भी मौलिक अधिकार हैं। हमारे मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? भाग 3 में। कहां से कहां तक हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। ठीक है, अब बचा सरकार का संसदीय रूप। तो अगर आप प्रश्नों को सही से सुन रहे हैं, इससे पहले के प्रश्नों को आपने सही से सुना है, तो देखिए सरकार का जो संसदीय रूप है ये हमने कहां से नहीं लिया है, ये हमने अमेरिका से नहीं लिया है, ये ब्रिटेन का है। बाकी तीनों चीजें आपकी कहां की हैं? अमेरिका की। कौन कौन सी? लिखित संविधान, सरकार का संघीय रूप, मौलिक अधिकार और सरकार का संसदीय रूप। ये जो चौथा पॉइंट है ये ब्रिटेन का है, बाकी 3 अमेरिका से हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से निकलता है? अब हम प्रस्तावना में पहुंच चुके हैं। अब प्रस्तावना का आपको जवाब देना है कि भाई इनमें से कौन सा प्रस्तावना में, या कहा जाए तो देखने को उसका आदर्श माना जा सकता है कि प्रस्तावना जब हम पढ़ेंगे तो हमें इनमें से क्या चीजें पता चलेगी। पहला, स्पष्ट रूप से निकलता है, पहला ऑप्शन है जब संविधान बनाया गया था। दूसरा, जिन आदर्शों को प्राप्त करना था, सरकार की प्रणाली क्या है और अधिकारों का स्रोत क्या है। 4 चीजें हैं। ठीक है, तो आपका जो है इन 4 चीजों में से आपकी प्रस्तावना में क्या स्पष्ट रूप से मिलता है। अब इनको बड़े ध्यान से देखना है आपको। जब संविधान बनाया गया था मतलब 26 नवंबर 1949। 99% जो बच्चे हैं वो याद रखिएगा इसे गलत करते हैं। कैसे करते हैं? संविधान कब बनाया गया था? 26 नवंबर 1949 डेट तो है, बिल्कुल है, तो मतलब पहला पॉइंट तो सही है। जिन आदर्शों को प्राप्त करना है वो बिल्कुल यहाँ है कि भाई हमें जो है लोकतांत्रिक समाजवाद, आपका जो है भाईचारा, वो सारी चीजें हमें भारत में स्थापित करनी है। ठीक है, लोगों को अवसर की समता देनी है, आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करवाना है। तो आदर्श भी हैं भाई, न्याय के 3 आदर्श लिखे हुए हैं। कौन कौन से? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, उसके साथ साथ हमें अवसर की समता भी देनी है, सभी को अवसर मिल सके, अवसर की समता, है ना। इसी प्रकार के कई आदर्श दिए हुए हैं, बिल्कुल सही है। सरकार की प्रणाली लिखी हुई है कि भाई हमने बताया है भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य,
ठीक है, हमने पहले ही बता दिया है कि भारत सरकार कैसी होगी, लोकतांत्रिक गणराज्य होगी, है ना, तो ये भी सही है। अधिकार का स्रोत, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा प्रस्तावना किसी के अधिकार का स्रोत नहीं है, ठीक है। प्रस्तावना ना तो किसी को शक्ति देती है और ना ही किसी के शक्ति में रोक लगाती है। प्रस्तावना एक आदर्श है, एक उद्देश्य है जो आपका लिखा हुआ है, तो ना तो ये किसी के अधिकारों का स्रोत है और ना ही ये किसी के अधिकारों को रोकती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1, 2 और 3। चौथा ऑप्शन इसमें कतई शामिल नहीं है, याद रखिएगा, 4th ऑप्शन इसमें शामिल नहीं, ठीक है। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 6वां, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से देखिएगा। पहला, यह कानून की अदालत में लागू नहीं है, पहली चीज। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, इसे 2 बार संशोधित किया है। उपरोक्त सभी सही, ठीक है। इनमें से आपको जो सही कथन है वो ढूंढना है। अब आप स्वयं से देखिए और बड़े आराम से धैर्यता के साथ इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आजकल ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देख लें, अगर आपके मन में ये दुविधा है कि सर गवर्नमेंट एग्जामों में ऐसे बड़े प्रश्न नहीं आते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। देखिए, एक जीव होता है शुतुरमुर्ग, है ना, और शुतुरमुर्ग क्या करता है कि जब उसे लगता है कि खतरा है तो वो अपनी मुंडी जो है वो किसमें दबा लेता है, मिट्टी के अंदर या धरती के अंदर, और उसको लगता है कि अंधेरा हो गया, मतलब मुझे कोई नहीं दिख रहा तो मैं भी किसी को नहीं दिख रहा। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, शुतुरमुर्ग नहीं बनना है। तो प्रश्न तो बिल्कुल आएंगे, और प्रश्नों से डरना क्या, जब प्रस्तावना अच्छे से पढ़ी है तो फिर डर किस बात की है, ठीक है। तो अब देखिए इनमें से कौन सा सही है ये ढूंढना है। भाई पहला, यह कानून की अदालत में लागू नहीं है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है ना, तो ये तो सही है ना, कि अदालत इसे लागू नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अभी इससे पहले ही बताया है कि प्रस्तावना ना तो किसी को शक्ति देती है और ना किसी की शक्ति रोकती है ना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बहुत पुराना फैसला है आपका, अगर देखा जाए तो इस फैसले में, या सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के फैसले को बेरूबारी मामले में और केशवानंद जो भारत के संविधान से जुड़े कई मामले थे, उन मामलों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मामले प्रस्तुत हुए हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पहले कहा था कि भाई ये जो है शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार, ऐसे बहुत सारे मामले हुए जिसमें कहा गया कि भाई प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन आगे जाकर आपका जो केशवानंद भारती विवाद है उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है ना। तो ये बिल्कुल अभी गलत है आपका। इसे 2 बार संशोधित किया गया है, यह भी गलत है। इसे सिर्फ 1 बार संशोधित किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार के समय। उपरोक्त सही है, तो हो ही नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा है, नंबर 1, है ना, यह कानून की अदालत में लागू नहीं। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 7वां, भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचार को कहां से लिया है। यह भी कई बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार मतलब संविधान में एक इंट्रोडक्शन होना जो है, यह विचार हमने कहां से लिया है। कि भाई एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए जब आप किसी अच्छी किताब को पढ़ते हैं भाई, क्योंकि आपने लिखित रूप में संविधान रखा है, और लिखित रूप में मतलब आपके पास एक किताब है। तो अगर आपने लिखित रूप में संविधान बनाया है, एक किताब बनाई है, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें एक चैप्टर तो बनाना पड़ेगा जो उसका इंट्रोडक्शन होगा, जो ये बताएगा कि आखिर इस किताब को क्यों लिखा गया है, किसने लिखा है, और इस किताब को पढ़ने से क्या क्या प्राप्त होगा। वही तो इंट्रोडक्शन होता है, वही तो राइटर लिखता है जिसने किताब बनाई है ना। तो हमने कहा कि हाँ भाई, हमें भी लिखित संविधान अपनाना है और एक पहला इंट्रोडक्शन तो रखना पड़ेगा। तो आप इससे जो है तार बांध सकते हो कि भाई लिखित संविधान और किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का, और तुरंत आप जवाब दे दोगे कि सर प्रस्तावना जो है उसका हमने क्रक्स जो है वो कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। कहां से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है ना। भारत में आपका जो बोला जाता है कि भारत एक सेकुलर देश है, उसका अर्थ क्या है। अब ये सामने ऑप्शन दिया है। पहला, सभी धर्मों का दमन, ठीक है, सभी धर्मों को दमन करना मतलब खत्म करना, तो ये तो संभव नहीं है। दूसरा, अल्पसंख्यकों को पूजा की स्वतंत्रता, तो ये तो भेदभाव हो जाएगा भाई। अगर आप बहुसंख्यक को रोक रहे हो और अल्पसंख्यक बस को अधिकार दे रहे हो, तो ये तो एक प्रकार से क्या है, भेदभाव है, और ये तो संभव नहीं है ना। तीसरा, धर्म को राज्य से अलग करना,
ठीक भाई, आप धर्म को राज्य से अलग कर सकते हो, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है भाई। योगी आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ है ना, आदित्यनाथ जो हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके गोरखपुर या गोरखनाथ जो पीठ है उसके पीठाधीश है ना। और भारत के बहुत सारे धर्म से जुड़े हुए लोग हैं जो राजनीति में हैं। तो अब आप कैसे कह सकते हो कि भाई धर्म को राज्य से अलग कर दिया जाए, संभव ही नहीं है ना भाई। धर्म राज्य में प्रवेश कर चुका है, भारत में करता है, शुरू से कर रहा है। उमा भारती, बहुत सारे ऐसे आए हैं है ना, जो भारत में धर्म के आपके जो है एक चिन्ह थे और राजनीति में प्रवेश किए। तो अगर भारत धर्मनिरपेक्ष है तो उसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसका अर्थ है राजनैतिक और सामाजिक दर्शन एक प्रणाली जो किसी विशेष धार्मिक विश्वास का समर्थन नहीं करती। ठीक है, ये एक प्रकार का एक दर्शन है जो यूरोप से निकला था। ठीक है, और यूरोप में क्या है, धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक विचारधारा है। वहां ये बात लागू होती है कि ना तो धर्म राज्य में प्रवेश करता है मतलब सरकार में, और ना सरकार धर्म में प्रवेश करती है मतलब पोप के मामले। जो ईसाई धर्म, भाई यूरोप में सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म है, तो पोप जो है ईसाई धर्म के धर्म गुरु माने जाते हैं पोप, है ना। तो पोप के मामले में सरकार नहीं आती और सरकार के मामले में पोप नहीं आता। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत में धर्म राज्य में आता है और राज्य भी धर्म में आता है। उदाहरण के लिए अगर मेट्रो लाइन बन रही है और नीचे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब पड़ रहे हैं तो भारत सरकार उन सभी को बंद कर देगी। अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं और बगल में अस्पताल है तो उसके लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे। तो धर्म राज्य में प्रवेश करता है और राज्य धर्म में प्रवेश करता है, ये याद रखिएगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 4। कौन सा? नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां, एक संघीय राज्य है। मतलब जो हमने कहा है कि भारत एक संघीय राज्य है, या अनुच्छेद 1 जो कहता है भारत जो कि इंडिया है राज्यों का समूह ना होकर राज्यों का संघ होगा, तो उसका अर्थ क्या है? केंद्र की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली है, ऐसा संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर राज्य को ज्यादा शक्तिशाली बना देंगे तो संघ कभी काम करेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि फिर राज्य अपनी अपनी दिशाओं में भागेंगे, क्योंकि राज्यों की राजनीति बहुत अलग होती है, क्योंकि राज्य में राजनीति राज्यों के जो राजनीतिक दल हैं उनसे प्रभावित होती है ना। केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, इसे देखा जा सकता है, लेकिन इससे बेहतर विकल्प ढूंढते हैं, है ना। सरकारी कार्यों का एक राष्ट्रपति रूप होगा, है ना। ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है जो संभव नहीं है। संवैधानिक प्रभाव क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा उपायों के साथ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। मतलब केंद्र और राज्य के बीच शक्तियां बांटी जाएंगी, लेकिन संविधान की सुरक्षा के कुछ प्रावधान भी रखने हैं। ठीक है, और वो प्रावधान आप समझ सकते हैं अनुच्छेद 356 से। ठीक है, अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन है या राज्य आपातकाल है, और यह कहता है कि जब कोई राज्य अपनी संवैधानिक सीमा से बाहर जाता है तो भारत का राष्ट्रपति या तो स्वयं से या राज्यपाल उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार उस राज्य की शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, और जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है उस राज्य की जो सरकार है उसे भंग कर दिया जाता है ना। तो ये क्या है भाई? संविधान प्रभावित क्षेत्राधिकार के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा, है ना, ताकि आप संविधान की लिमिट को मत तोड़ें। अनुच्छेद 356। ठीक है, तो ये आपका जो है ये ऑप्शन आपको सबसे सही लग रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसे ही टिक करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है 9वें नंबर का। नेक्स्ट 10वां आपका जो है भारत सरकार के एक संघीय स्वरूप का विकल्प चुना है, या भारत सरकार के एक संघीय स्वरूप का विकल्प चुना है। क्यों? कारण क्या है कि भारत सरकार ने एक संघीय स्वरूप चुना है? क्या कारण है बताएं भाई? क्यों हमने संघ चुना है ये आपको बताना जरूरी है भाई। पहला ऑप्शन है विशाल क्षेत्र, दूसरा सांस्कृतिक एकीकरण, तीसरा भाषाई और क्षेत्रीय विविधता, चौथा प्रशासनिक सुविधा। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई एग्जामों में आया भी है, और ये थोड़ा सा आपका जो है आपका निचोड़ वाला प्रश्न है ना भाई। भारत सरकार के एक संघीय स्वरूप का विकल्प चुना है, क्यों? पहला विशाल क्षेत्र है, दूसरा सांस्कृतिक एकीकरण है, तीसरा भाषाई और क्षेत्रीय विविधता है, और चौथा प्रशासनिक सुविधा।
तो आप अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मैं आपको बताता हूं कि इसका सही ऑप्शन है भाषाई और क्षेत्रीय विविधता। भाषाई और क्षेत्रीय विविधता, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं दी गई हैं जो भारत में पूरी तरह से बोली, समझी और लिखी जाती हैं, है ना। क्षेत्रीय विविधता की बात की जाए तो भारत में आप देखेंगे कि आपका जो पश्चिम बंगाल का व्यक्ति है वो तमिलनाडु से किसी भी प्रकार से मैच नहीं करता, ना तो बोलचाल में, ना खान पान में, ना रहन सहन में, ना पहनावे में। तो विविधता भारत में इतनी ज्यादा है कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान पश्चिम बंगाल के हिंदू से ज्यादा समानता रखेगा और तमिलनाडु का मुसलमान तमिलनाडु के हिंदू से समानता रखेगा। हालांकि होना चाहिए कि दोनों मुसलमान एक दूसरे से समान हो, लेकिन भारत में क्षेत्रीय विविधता इतनी ज्यादा है क्योंकि हर क्षेत्र का अपना एक सांस्कृतिक महत्व, इतिहास बहुत पुराना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो 2-2.5 हजार साल पुराना तमिल साहित्य है, उनका पूरा तमिल इतिहास है ना। उसी तरह से उत्तर भारत का भी एक अपना अलग ही इतिहास है जो बहुत सारे सांस्कृतिक आपके लोगों द्वारा मिलकर बना है, ठीक है, जो बाहर से आते गए और मिक्स होते गए। तो दोनों का इतिहास है और इसीलिए भारत में जो संघ अपनाया गया वो इसीलिए ताकि इस विविधता को संजोकर रखा जा सके, इस संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो आपको प्रश्न दिख रहे हैं वो सब सही चल रहे हैं, आपको सब सही समझ में आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि प्रश्न की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको लगता है कि इनकी क्वालिटीज और इनरिच होनी चाहिए या कम होनी चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 11वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ती है। अब इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा क्या है, ठीक। पहला, हम भारत के लोग इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और भारत को देते हैं, ठीक है। दूसरा, हम संविधान सभा के लोग इस संविधान को अपनाने, अधिनियमित करने और भारत को देते हैं, ठीक है। तीसरा, हम भारत के नागरिक इस संविधान को अपनाते, अधिनियमित करते और खुद को देते हैं। चौथा, हम भारत के लोग हमारी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और खुद को देते हैं। तो स्वयं से देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है। शब्दों की बारीकियां खेली गई हैं। हमेशा याद रखिएगा, एक वकील, अच्छा वकील वही होता है जो शब्दों को पकड़ता है ना। और संविधान भी वकीलों का ही खेल है एक प्रकार से, है ना। तो आपको भी कुछ मात्रा में देखा जाए तो वकील की तरह ही सोचना है, शब्दों को पकड़ना है। तो इसका सही जवाब है आपका, हम भारत के लोग हमारी संविधान सभा में, क्योंकि हमने स्वयं बनाई थी, इस संविधान को अपनाते हैं, खुद ही हम अपनाएंगे, खुद ही अधिनियमित करेंगे और स्वयं को ही देंगे, क्योंकि भारत माने हम, ठीक है भाई। भारत की जनता ही भारत है, कोई अन्य भारत का नाम का कोई व्यक्ति थोड़ी जिसे हम देंगे। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर 4। कौन है? नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 12वां, इनमें से कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, पहला। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है और इसे संशोधित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा है और संविधान और केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब मूल संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाए, ठीक। और चौथा, प्रस्तावना को संसद द्वारा केवल एक उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो अब आप मुझे बताएं कि इनमें से आपको कौन सा सही सटीक लग रहा है ना। जवाब देना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा है या संसद द्वारा केवल उद्देश्य प्रस्ताव से, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या 368 से संशोधित हो सकता है। तो याद रखिएगा, केशवानंद बनाम भारत सरकार या केरल सरकार जो विवाद हुआ था उसमें बताया गया था कि भाई एक विषय है जिसे कहा जाता है मूल ढांचा। संसद के पास शक्ति है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन करने की, लेकिन मूल ढांचे को छेड़े बिना, ठीक। तो उस अनुसार इसका सही जवाब बनता है प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा है और संविधान में केवल तभी संशोधित किया जा सकता है जब मूल संरचना में कोई बदलाव ना किया जाए। और आपका जो है अभी तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है और उसने कुछ घटाया नहीं बल्कि बढ़ाया ही है। तो उसकी मूल संरचना में कोई प्रभाव नकारात्मक रूप से नहीं पड़ा। तो इसका सही जवाब है नंबर 3। तो ये ऊपर वाला तो कह रहा था कुछ भी बदल देंगे, तो ऐसा संभव नहीं, ठीक है। कुछ मूल चीजें हैं, जैसे एक घर बनाया जाता है तो पिलर उसके मूल हैं, वो रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द हमारे संविधान में कब जोड़े गए हैं? ये बड़ा सिंपल सा है और ये एग्जामों में सीधा पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखना है आपको। 42वें संविधान संशोधन 1976 से। कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन 1976 से, और ये जोड़े गए हैं इंदिरा गांधी सरकार के समय पर। भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन यही कहलाता है, जिसे छोटा संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटा संविधान। आई बात समझ में? छोटा संविधान किसको कहा जाता है? आपका जो है 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसने लगभग आपका जो है अगर देखा जाए तो आपके लगभग 200 अनुच्छेदों को प्रभावित किया था। कितने? 200 अनुच्छेदों को। ठीक है, तो इसका सही जवाब है नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कल्पना की गई है। क्या की गई है वो ये देखिए। यह संविधान का हिस्सा होगा। दूसरा, इसे संविधान से निरस्त या मिटाया जा सकता है। इसे संविधान के बारे में कुछ भी स्वीकार, पहचान या घोषणा नहीं करता। संविधान में इसकी एक अलग इकाई है। ठीक है, तो अब इसमें ये बड़ा ही सिंपल है। इसका सही जवाब आपको भी कमेंट सेक्शन में देना, और मैं तो आपको बता ही रहा हूं भाई। इसका सही जवाब है यह संविधान का हिस्सा होगा। ठीक है भाई, प्रस्तावना संविधान का भाग है। यह वर्तमान अगर आप देखा जाए तो यह निर्णय है कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। ठीक है, और आज की क्लास का अंतिम जो वीडियो है वो अंतिम वीडियो है 14वां आपका जो हो चुका है। 15वां, प्रस्तावना के अनुसार भारत का सही नामकरण है। अब ये बहुत बार, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज सत्य है। पहला, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक, दूसरा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। तीसरा, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, है ना। और चौथा, संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र। ठीक, और आपको अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बिल्कुल एकदम सही चल रहा होगा आपका कार्यक्रम, है ना। और इसका सही जवाब है नंबर 3, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संप्रभु मतलब पूरी तरह से भारत सरकार आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र है। समाजवादी का मतलब भारत सरकार जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। समाजवाद मतलब सबके आप फायदे के निर्णय लिए जाएंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है और किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। लोकतांत्रिक मतलब देश में लोकतंत्र है, जनता की सरकार है, जनता के हाथ में शक्ति है। गणराज्य मतलब देश का जो मुखिया है वो जनता द्वारा चुना जाएगा। किसके द्वारा चुना जाएगा? जनता द्वारा चुना जाएगा। तो ये सारे शब्द आपकी प्रस्तावना में हैं, और यहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज आज की जो है वो समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की महत्वपूर्ण सीरीज को लेकर आएंगे, और फिर हम डिस्क्रिप्टिव एक बार बीच में आपकी क्लासेस लेंगे, फिर हम उसे प्रश्न उत्तर में बदलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लासेस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।